Hello everyone, welcome to my channel. I'm Mama Pandey and I'll teach you every subject of class 8 and below. Today we'll study history of class 8, chapter number 2, from trade to territory. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a large part of territory that is now known as India after his death in 1707. This is a very important part that he died in 1707. Many of the Mughal governors that were known as Subedars and big zamindars began to associate with the authority and establish regional kingdoms. हम सबको पता है कि जो मुगल रूलर्स थे जब वो रूल करते थे तो वो डिफरेंट एरियाज पे क्योंकि उनका जो पार्ट था रूल करने का वो बहुत बड़ा था, तो एक जगह बैठ के वो उतने बड़े पार्ट पे रूल नहीं कर सकते थे, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट सूबेदार या फिर जमींदार को बोल के जाते थे कि आप यहाँ की चीजों का या फिर यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है उसका ध्यान रखिएगा और मुझे रिपोर्ट करिएगा. So the ruler was the central government and these people were the state governments type of thing, okay, but they do not have the supreme power like the state government has. So after his death, after Aurangzeb's death, these people started because the first line only says that Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. This means that there were more Mughal rulers after that, but they weren't powerful as Aurangzeb and the people before them. So when he died, the Mughal governors or the zamindars started uh, making regional kingdoms. Means like if there's a Mughal ruler and he rules at a certain part of the whole Mughal empire, he said that I'll rule this independently. They wanted to rule their regions independently. That made them as a regional kingdom. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. मुगल्स का मेन सेंटर मैक्सिमम टाइम दिल्ली रहा, ठीक है. तो जो दिल्ली था, जब अलग अलग किंगडम्स अलग अलग रीजन में बनने लगे तो दिल्ली एक सेंटर पावर नहीं रह गई, क्योंकि जैसे अगर हम लोग अभी के इंडिया की मैप की बात करें तो लखनऊ का अलग रूलर था और छत्तीसगढ़ का अलग रूलर था, फिर जम्मू कश्मीर का अलग रूलर था, ऐसे करके. तो दिल्ली इज नॉट अ मिडिल, उसका भी अलग रूलर था, मतलब सेपरेट हो गए सब. It was not the head power or the head station. So by the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. The British came as a small trading company and were reluctant to acquire territories. हम लोग ब्रिटिश को इतना कुछ कहते हैं, पर फर्स्ट उनका आइडिया नहीं था. जब वास्को द गामा ने इंडिया को डिस्कवर करा तो उन्होंने सब जगह जितने भी उनके जैसे जितने भी उनके कॉन्टैक्ट थे जहां जहां वहां ये फैला दिया कि एक इंडिया नाम की कंट्री है जो सोने की चिड़िया है. दैट मीन्स वी हैव एवरीथिंग, स्पाइसेस, गोल्ड, फैब्रिक, एवरीथिंग इन अ लार्ज अमाउंट एंड वी आर अ रियली ब्यूटीफुल एंड अ रिच कंट्री. ठीक है. तो जब ये पता चला तो पोर्तुगीज भी आए और ब्रिटिश भी आए, जर्मन्स भी आए, सब हम पे आके हमारा सामान एक ट्रेडर की तरह ले जाने लगे. पर ब्रिटिश जो थे उनका प्लान वहीं तक सीमित नहीं था. इवन पोर्तुगीज और जो लोग थे उनका प्लान भी वहीं तक सीमित नहीं था. उनका आइडिया था बड़ा करने का, पूरे पे कॉन्कर करने का. लालच इंसान को अंधा बनाता है. अगर एक तरीका ये भी था कि ब्रिटिश कॉन्टिन्यूस हमसे ट्रेड करता तब भी उनके पास सामान जा रहा था, पर दे वांटेड द होल कंट्रोल, दे वांटेड एवरीथिंग ना, बिकॉज ऑफ विच दे थॉट टू रूल ऑन अस. तो वो धीरे ऐसे हम लोग नहीं करते कि धीरे धीरे विश्वास जीत के फिर एकदम से किसी पे रूल कर लो, वो वाला हिसाब था इनका भी. तो व्हाट डिड द ब्रिटिश स्टार्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, जस्ट अ सेकेंड.
जस्ट सेकेंड, मैं आपको बताती आती हूँ। ब्रिटिश ने जो करा वो क्या था कि पहले वो आए, उन्होंने बोला कि हमें यहाँ से स्पाइसेस, हमने यहाँ की बहुत बड़ाई सुनी है, हमें यहाँ से स्पाइसेस और जो भी यहाँ का जैसे गोल्ड वगैरह है वो हम आपको पे करेंगे दुकानदार को, और वो हमें चाहिए। तो वो ट्रेड करना शुरू करा। ट्रेड कर करके जैसे वो अपने वहां से भी सामान लाके दिखाते थे कि ये हमारे वहां बहुत अच्छा बिकता है, फिर ये दे बिकेम आवर फ्रेंड्स। आफ्टर बिकेमिंग आवर फ्रेंड्स वो हमारे क्लोज रिलेटिव बने। क्लोज रिलेटिव बनने के बाद उन्होंने सीधे हम पे रूल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विश्वास जीत के एकदम से पकड़ बना ली। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल कम टू नो कि ये सब जो प्रोसेस थी कि वो लोग आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे विश्वास जीता और फिर धीरे धीरे हम पे एकदम रूल बना लिया। उसकी जो प्रोसेस थी वो क्यों हुआ, क्या हमारी क्या गलतियां थी, उनकी क्या चालाकी थी, हमको सब पता चलेगा। ठीक है, तो 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक जो मुझे भी बहुत इम्पोर्टेंट लगता है वो है कि जो क्वीन थी वो क्वीन एलिजाबेथ वन थी। कई बच्चे गलती करते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ लिख के आ जाते हैं, पर देयर आर मेनी क्वीन एलिजाबेथ, तो वो क्वीन एलिजाबेथ वन थी। अगर नहीं भी बहुत सारी क्वीन एलिजाबेथ, तब भी वो क्वीन एलिजाबेथ वन थी। और जो ईस्ट और कौन सी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश सीधे नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, तो सीधे उनको चांस मिली थी, तो कंपनी हमसे ट्रेड ही करने आई थी, पर इसने रूल जमाया था। ठीक है, और ये 1600 में इन्हें ये परमिशन मिली थी कि वो हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। सी इट इज रिटन क्वीन एलिजाबेथ वन ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। ट्रेड विद द ईस्ट मतलब हमारे साथ ट्रेड करने की। दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप नाउ। भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इंग्लैंड की थी। ठीक है, अब जो इनको जो चार्टर मिला था उससे ये प्रूफ हो गया कि देखो भाई, जैसे हमारे वहां इतनी सारी हर चीज की कार्स की इतनी सारी कंपनी है, हर चीज की अलग अलग कंपनी है ना, वैसे ही इंग्लैंड में भी आपकी ट्रेड की बहुत सारी कंपनी होगी। तो क्वीन एलिजाबेथ से इन्हें ये चार्टर मिला कि सिर्फ ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ वही हम लोगों के साथ या ईस्ट के साथ ट्रेड करेगी, कोई और इंग्लैंड की कंपनी नहीं करेगी। ओके, then company with this charter the company would venture across the seas looking for new lands। सी ये देखो मेन पार्ट आ गया हमारा यहाँ से। with this charter the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at cheap price and carry them back to Europe to sell at high prices. The company did not have fear of competition from other English companies. उनके पास अदर इंग्लिश कंपनी से कंपटीशन का क्यों वो नहीं था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने बोल दिया था कि भैया तुम जाओ, तुम ट्रेड करो, मैं तुम्हें चार्टर प्रोवाइड कर रही हूँ और कोई इंग्लैंड की ट्रेडिंग ग्रुप तुम्हें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अब उस चार्टर के हिसाब से इन्हें करना क्या था, वो था कि इन्हें अपना वॉयजेस पे निकल के अक्रॉस द ओशन जाना था, नए लैंड मासेस को ढूंढना था। जैसे वास्को ड गामा ने इंडिया को डिस्कवर करा था, डिस्कवर करके वहां पे क्या अच्छा मिलता है उससे चीप प्राइस पे बार्गेन करके चीप प्राइस पे खरीदना है और यूरोप पे आके हाई प्राइस पे बेचना है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो द कंपनी के पास कोई फेयर नहीं था, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही चार्टर मिला था। तो जस्ट अ सेकेंड पीपल, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। अब जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमली बाय excluding competition so that they buy cheap and sell dear। देखो अगर अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर
और कंपनीज को भी ट्रेड करने देते। अगर वो ये नहीं अगर क्वीन एलिजाबेथ ये नहीं बोलती कि सिर्फ तुम ट्रेड करो और 2-3 और कंपनीज ट्रेड करती तो भाई नुकसान तो कुछ नहीं होता, सब ट्रेड करो सब बेचो, इंग्लैंड का ही फायदा होता क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग अमीर हो पाते। पर इंग्लैंड का फायदा होता पर ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत नुकसान होता, क्योंकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी कोई कंपनी होती तो मान के चलो उसे जैसे 2 कंपनी है तो कंपटीशन हो गया, ठीक है। आप एक अपना मॉडर्न टाइम का एग्जांपल लो, आप गए हो एक शॉप पे चिप्स लेने, ठीक है। आपको आजकल तो बच्चों की पर्टिकुलर चॉइस है, पर मान के चलो एक ही टाइप का चिप विद सेम टेस्ट सेम फ्लेवर 2 कंपनियां बनाती है, एक कंपनी उसे चीपर प्राइस पे बेचती है और एक कंपनी उसे हायर प्राइस पे बेचती है, तो ऑब्वियसली जब सब कुछ सेम है बस प्राइस अलग है तो आप चीप वाला खरीदोगे। दैट्स अ कॉमन सेंस। तो अगर 2 कंपनियां होती तो ये कंपटीशन हो जाता कि जैसे हमसे कोई चीपर रेट पे खरीदा, थोड़ा एक अगर 1 पैसा भी कोई ज्यादा खरीदा तो हम उसे बेचेंगे ना अपना सामान, क्योंकि हमारा 1 पैसे का भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। और फिर यही चीज अगर वो इंग्लैंड में जाके सस्ते में अगर 1 पैसा सस्ता बेच रहे हैं तो हम 1 पैसे सस्ते वाला खरीदते हैं, तो 2 कंपटीशन होते तो उन्हें अपने रेट्स में बहुत दिक्कत आती, इसलिए उनका ये एक जब उन्हें चार्टर मिला तो सिर्फ उन्हें अलाउ करा गया, इसलिए उनका बहुत फायदा हुआ। मर्केंटाइल का मतलब होता है अ बिजनेस enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods and cheap selling and नहीं buying goods cheap and selling them at higher prices, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern market. देखो भाई चार्टर ने इंग्लैंड की पावर्स को तो रोक दिया था, पर अदर यूरोपियन पावर्स को नहीं रोक पाया था वो ईस्टर्न मार्केट में आने से, ठीक है। बाय द टाइम English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in western coast of India and had their base in Goa. You know, परसों में एक आर्टिकल की एक स्टोरी बुक पढ़ी थी, उसमें ग्लिम्स ऑफ इंडिया करके है वो, तो उसमें इंडिया की चीजों के बारे में बताया। तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इट वाज अबाउट गोवा, द बेकर्स ऑफ गोवा, द पोर्टुगीज बेकर्स ऑफ गोवा। तो पोर्टुगीज ने गोवा पे अपना, देखो मेन रूल इंडिया पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश बोल सकते हैं, उन्होंने ही करा था, पर मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इवन रूल्ड बाय पोर्टुगीज। तो जो गोवा था वहां पे पोर्टुगीज का, अभी भी आप जाओगे ना गोवा में तो आपको पोर्टुगीज डिशेस बहुत सारी मिलेगी, वहां पे क्विजीन्स बहुत सारे मिलेंगे और बहुत टेस्टी बनाते हैं वो लोग, ठीक है। तो खाने से हट के बात करते हैं, नॉट अबाउट दैट बट या पोर्टुगीज जब तक इंग्लिश शिप्स या फिर ब्रिटिश लोग इंडिया पहुंचते तब इंडियन ओशन क्रॉस करके ऑब्वियसली, तब तक पोर्टुगीज ने अपना एरिया वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया गोवा में एस्टैब्लिश कर दिया था, क्योंकि वास्को दा गामा ने इंडिया को डिस्कवर करा था और वह ही एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, ठीक है, who had discovered the sea route to India in 1498, ठीक है। इतने पहले डिस्कवर कर लिया था, तो फिर वो अपने शिप्स लेके आए होंगे। इनको तो परमिशन ही लैंड को ढूंढने की 1600 में मिली, इन्होंने तो 1498 में डिस्कवर कर लिया था, तो वो आके उन्होंने अपना पूरा रूल बैठा लिया होगा तब तक, मतलब अपना एक पकड़ जमा ली होगी जिसे बोलते हैं। एंड बाय द वे वास्को दा गामा, सेम माय नेम इज वामा, सो फ्रॉम क्लास सेकंड से ही मुझे वास्को दा गामा के नाम से बहुत चिढ़ाया जाता था। सो आई ऑलवेज रिमेम्बर्ड कि he explored India, he discovered India actually, ठीक है। बट टिल क्लास 8 I thought that फिर हमें पता था कि ब्रिटिश ने रूल करा है, क्योंकि ये काफी बच्चों को पता होता है छोटी क्लास से या फिर छोटी उम्र से, ठीक है। तो I knew that Vasco da Gama found
डिस्कवर्ड इंडिया एंड ब्रिटिश हम पे रूल करते थे, तो मुझे लगा कि ही वॉज अ ब्रिटिश एक्सप्लोरर एंड ही told British that एक India एक land है, so I used to hate him a lot. But after coming in class 8 and studying all these, I came to know no, he was a Portuguese explorer and British ने हमारा landmass खुद अपने आप find किया था, ठीक है. By the early 17th century, the Dutch Germany के लोग, Germany is also known as Dutch, okay, were exploring the possibilities to trade in Indian Ocean. Soon the French trader also arrived on the scene. देखो अभी यही पे इसी पॉइंट पे हमें चार ट्रेडिंग कंपनीज मिल गई है, फ्रेंच ट्रेडर्स, डच ट्रेडर्स और ये पोर्तुगीज ट्रेडर्स और हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी. भाई मेन ब्रिटिश का था, पर छोटे छोटे कोनों में या फिर मिडिल पार्ट्स में इन कंपनीज ने भी अपना ट्रेड करा, पर ये रूल नहीं जमा पाए क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और ब्रिटिश जीत जाते थे कई बार. द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग. देखो हर जगह से एक एक कंपनी आ रही है, ठीक है, तो उनका अपनी कंट्री के अंदर किसी से कंपटीशन नहीं है, पर उनका इंटरनेशनली अब कंपटीशन हो रहा था. सबको एक ही चीज बाय करनी, सबको फाइन कॉटन, सिल्क प्रोडक्ट, बिग मार्केट. इंडिया का कॉटन और सिल्क बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है, तो यहाँ से खरीद के उन्हें यूरोप के बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचना था, पर सब सेम चीज खरीद रहे, तो फिर दामों पे डिपेंड करती हैं चीजें. जब मैंने अभी आपको लेज वो चिप्स वाला एग्जांपल दिया था कि उनका सब चीज सेम है, वो सेम जगह से बना रहे, बस प्राइस डिफरेंस, तो प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता था. पेपर, क्लोथ, कार्मेंडम, सिनेनम and two were in great demand. अब स्पाइसेस, मैंने शुरुआत में ही स्पाइसेस का नाम ले लिया था. स्पाइसेस देखो अभी भी अगर हम लोग बाहरी कंट्रीज में जाए तो इंडियंस को बाहर का खाना फीका लगता है, फिर बहुत ज्यादा स्पाइसेस वाला कभी कभी रखता है, क्योंकि इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस. जो इंडिया की स्पाइसेस होती है ना, उसकी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती. या इंडिया की स्पाइसेस की क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती, तो ये भी बहुत ग्रेट डिमांड में थी. इससे इंडिया का अभी तो फायदा हो रहा है, क्योंकि देखो जब कोई चीज ग्रेट डिमांड में है तो भाई प्रोड्यूस अगर आप उतनी कर रहे हो तो वो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है. तो दिस वाज benefiting India just now. Okay, competition among the Europe countries eventually pushed up the prices. देखो अभी मैंने बोला कि जब भाई कोई चीज ज्यादा डिमांड में होती है ना, उसके रेट अपने आप ही आसमान छू जाते हैं, ठीक है. The competition among the European companies eventually pushed up the prices at which these goods could be purchased. जिस दाम पे इन गुड्स को परचेज होना चाहिए था, उससे ज्यादा दाम पे गुड्स परचेज हो रही थी, बस इसलिए क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा था. एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न्ड. देखो अब जो प्रॉफिट, अगर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे आई होती तो भाई उनका सामान एक ही कंपनी खरीद रही है इस डर के मारे कि ये भी कंपनी सामान नहीं खरीदी कि अगर हमारे रेट बढ़े होंगे, वो रेट कम करके जितने दाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती उतने दाम पे वो बोलते. पर भाई अब चार कंपनी जब आपसे मांग रही है तो आप तो भाई बोल रहे हो कि भाई इतने पे दे रहे हैं तो दो, नहीं तो मतलब हमारे पास और कंपनीज भी हैं. इस डर के मारे तो आपको पता है कि कंपनीज लिंक ही लिंक, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, उनकी जरूरत है वो, पर आपकी मजबूरी नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं मार्केट में ना. Then the only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. यहाँ पे मेन पार्ट आया, यहीं पे इन लोगों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि देखो भाई अगर आप मार्केट से अपने कंपटीशन को एलिमिनेट नहीं करोगे, उसे पीछे नहीं छोड़ोगे, उसे हटाओगे नहीं, तो भैया कंपटीशन चलता रहेगा, आपका ना किसी का प्रॉफिट होगा नहीं, जो आपको बेच रहा है इंडिया वो प्रॉफिट करके चला जाएगा. पर इन लोगों को ये चीज माननी नहीं थी कि इंडिया का प्रॉफिट कैसे हो. The urge to secure market
therefore led to fierce battle between the trading companies. अब इन battles की वजह से इन लोगों को अपने साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी और बहुत सारी और चीजें. Through the 17th and 18th century, they regular sank each other's ship. भाई अब देखो शिप ला रही है, गुड्स खरीदे जा रही है, तो भाई अब ये लोग शिप्स से मतलब शिप्स को इन्होंने एक दूसरे के शिप्स को ही तबाह करना शुरू कर दिया. भाई तुम्हारे पास सामान ही नहीं जाएगा, तुम्हारा सामान तुम्हारी कंट्री तक पहुंचेगा नहीं, तुम इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाओगे कैसे? मैं तुम्हारा सामान ही तबाह कर दूंगा. क्योंकि भाई सी रूट से ही जा रहे थे उस समय. जब आप सी रूट जस्ट सेकंड में आई वांट टू ट्रांसपोर्ट. भाई जब तुम सी रूट से ही जा रहे हो, जब हम तुम्हारी शिप तबाह कर देंगे, तुम्हारा सामान पहुंचेगा नहीं, तुम इंटरनेशनल मार्केट में बेचोगे कैसे? नहीं बेच पाओगे ना. और दे ब्लॉक द रूट्स, मतलब रूट्स को इस तरह ब्लॉक कर दी कि जैसे ही वो लोग आएंगे आप उनको मार दोगे या फिर उनका सामान छीन लोगे ना. एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विथ सप्लाईज ऑफ गुड्स. ठीक है. Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortifications. देखो ट्रेड जो था, अब आपको एक सिक्योरिटी चाहिए थी, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए थे, वेपन्स चाहिए थे, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सा कंपटीशन कंपनी आप पे अटैक कर दे. यू डोंट नो. ठीक है. आपकी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था उनके लिए. नाउ व्हाट इज फोर्टिफिकेशन? फोर्टिफिकेशन इज लाइक जो आपका ट्रेडिंग सेंटर है उसके चारों तरफ एक फोर्ट जैसी दीवार खड़ी कर देना जिससे आपको वो ना हो, जिससे आप पे अटैक ना हो. फॉर द कंफर्मेशन लेट्स सर्च इट आल्सो. फोर्टिफिकेशन मीनिंग. ओके वी आर सर्चिंग इट. अ डेंस वॉल. सी आई टोल्ड यू ना कि देखो देखो यहाँ पे फ्लैग भी बना है. जो एरिया है जहाँ पे आपका सामान रखा जा रहा है उसके चारों तरफ एक वॉल खड़ी कर देना कि आप पे अटैक ना हो. ठीक है. A defense wall or other reinforcement building to strengthen a place against attack. A defense wall or other reinforcements building to strengthen a place against attack. Against attack मतलब भाई एक डिफेंस फोर्स है. आपको पता है आपकी कोई भी कंपनी आप पे कभी भी अटैक करके आपका सामान तबाह कर सकती है, तो एक मजबूत दीवार जहां पे आपने सामान स्टोर करा है उसकी चारों तरफ खड़ी कर दो. दैट्स सिंपल. बहुत अच्छा तरीका था ये. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade was also led to intense conflict with local rulers. भाई देखो इंडिया, हम लोग पूरी इंडिया की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पूरी इंडिया में बहुत सारे अच्छे स्पाइसेस होते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि एक ही स्टेट या फिर एक ही रीजन में सारे स्पाइसेस हो, या फिर हो भी सकता है. ठीक है. अगर एक रीजन में आप कह सकते हो कौन से स्पाइसेस थे, जस्ट अ सेकेंड. अगर एक रीजन में पेपर अच्छा हो रहा है और एक और रीजन में पेपर अच्छा हो रहा है, तो फिर भाई जो कम रेट पे, देखो क्वालिटी दोनों पेपर की सेम है, तो जो आपको लेस प्राइस पे देगा कंपनी वहीं से खरीदेगी. दैट्स ट्रू. ठीक है. तो इसके वजह से लोकल रूलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, और यही दिक्कत थी इंडिया को जब भी किसी आउटसाइडर ने रूल करा. यही दिक्कत थी कि हमारे अपने भी यूनिटी नहीं थी, और हमने ब्रिटिश से फ्रीडम भी तभी पाया जब हमें यूनिटी आई. यूनिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इंडिया उस समय लैक करता था. जब भाई आप अपने आप में लड़ोगे, अब सोचो एक फैमिली है, ठीक है, वो अपने आप में लड़ रही है और बाहर वालों को दिख रहा है कि वो लड़ रही है, तो वो तो कोई भी र्यूमर या फिर कोई भी गलत बात बोल के आपको तोड़ सकते हैं ना. दे कैन ब्रेक यू, दे कैन हैव कंट्रोल ऑन यू, दे कैन रूल यू. वही इंडिया में हो रहा था, एंड दैट वाज द वीकनेस ऑफ इंडिया. ठीक है. This effort to fortify settlements carried on. Now let's see what happened. East India Company began trade in Bengal.
ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से अपना ट्रेड बिगिन करा था। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द Hooghly River in 1651. There can be a question that just like an I'll plug my laptop into the battery. Just तो एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, कि where was the first settlement of the East India Company, and your answer will be the first settlement of East India Company was in the bank of, or the setup was on the bank of river Hooghly in 1651. Let's highlight this. Green. Let's highlight this with green. Let's do it thick so that it is damn good. Perfect. This was the base. This was a base from which the company traders known at the time of as factors operated. देखो जो कंपनी ट्रेडर्स थे, मतलब कंपनी ट्रेडर्स वर पीपल जैसे this is a company trader and he'll operate in different region जहां से उसे कंपनी गुड्स बाय कर रही है। एक कंपनी ट्रेडर डिफरेंट रीजन्स को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, that kind of thing. Okay. The factory had warehouses where the goods were wait. I bet something wrong. The factory had warehouses where goods for export were stored. देखो अब warehouses थे, मतलब they had permanent places where the goods like, भाई देखो जिस दिन वो, जैसे उन्होंने अगर रात में कुछ बाय करा तो वो रात में सुना चले जाएंगे, किसी दिन वेदर खराब है कुछ है, तो वो पहले एक जगह खूब सारा सामान स्टोर करते थे और फिर उसे अपनी कंट्री में ले जाते थे। तो these places where they stored their spices, grains या फिर goods, जो भी goods whether it's cotton, silk, जो भी वो खरीदते थे और उन्हें एक्सपोर्ट करना होता था वो स्टोर करते थे वेयर हाउसेज में। कहाँ पे? वेयर हाउसेज में। ओके, नाउ and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. ठीक है, जब जैसे ईस्ट इंडिया मेन हमारी कंपनी है तो उसकी बात कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे सारी कंपनीज की एक साथ बात हो रही है। जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जब उसने अपना वेयर हाउस बना लिया और उनका ट्रेड एक्सपैंड होने लगा, वो एक लार्ज स्केल पे चीजें खरीदने लगे, तो अब मर्चेंट्स को ये हो गया कि अगर ये दूसरे दुकानदार से खरीद लेंगे उसका प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा नुकसान। जो चिड़ की भावना इंडियंस में थी, ठीक है, उसी चक्कर में उन्होंने क्या करना शुरू करा, जैसे अगर ये एक वेयर हाउस का रीजन है तो उसके आसपास वो मर्चेंट्स अपनी चीजें सेल करने के लिए बैठने लगे, ट्रेडर्स मर्चेंट्स, कि आप हमसे खरीदो, हम आपके इतने पास रखते हैं, आपको दूरी भी नहीं पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स by 1696 it began to build a fort around the settlements. जैसे कई जगहों पे आपने देखा होगा ना कि जैसे अगर आप
एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम मंदिर जाते हैं। आप मंदिर, जैसे जब आप बड़े बड़े मंदिर घुसते हो, जैसे कामाख्या देवी हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रीजन लाइक टेम्पल, बट जो मेरे अभी मन में आया मैं वही बोल रही हूँ। तो जब हम लोग चढ़ रहे होते सीढ़ियाँ या फिर जब हम लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में बहुत सारी शॉप्स आती है वेंडर्स की, जो बोल रहे होते हैं हमारे वहाँ जूते उतार लो, यहाँ से फूल ले लो, भगवान को चढ़ाना। एंड दो ट्रेडर्स नो कि वहां पे मंदिर है, वहां पे उनका सामान बिकेगा ऑब्वियसली, तो तभी उन्होंने वहां पे शॉप लगाई होती है, और वो एक एरिया के अंदर बंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होने लगा, देखो एक जो मंदिर है अभी वो वेयर हाउस मान के चलो, ठीक है, वहां पे उनकी गुड्स स्टोर होनी थी। उन्हें पता था कि यहाँ पे गुड्स स्टोर हो रही है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे शॉप्स लगाते तो हमारा सामान खरीदा जाएगा। उस वजह से उन्होंने क्या कर शुरू करा, वहीं पे जैसे आजकल हम लोग मंदिर के बाहर शॉप्स देखते हैं, वैसे ही शॉप्स लगानी शुरू कर दी, ठीक है। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindar rights over the 3 villages. Now see, जहाँ देखो इंडिया के बीच इंडिया के लोगों में यूनिटी नहीं थी, चाहे वो सेम कास्ट की क्यों ना हो। इंसानों में अभी भी है वो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप पे कंपटीशन का अच्छा क्या, चाहे वो आपके सेम रेस के क्यों ना हो, सेम रिलीजन के क्यों ना हो, अगर आपके कॉम्पिटिटर का अच्छा हो रहा है ना, या फिर कॉम्पिटिटर रिचर देन यू, देन वो से चिढ़ होती है, वो किसी भी तरह अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, दैट्स द मोस्ट बैड थिंग। भैया सिर्फ सही रास्ते पे चलो ना, गलत रास्ते को अपनाना ही क्यों है, सही रास्ते पे जितना जा रहे हो उतना बेस्ट होता है, ठीक है। 2 years later it bribed मुगल ऑफिशियल्स, अब इन्होंने क्या शुरू करा, अब भाई इनके पास पैसा तो बहुत है, अब इन्होंने पैसे का यूज करना शुरू करा। इन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को पैसे दिए, ब्राइब करा कि तुम जो हो वो हमारी कंपनी के जो जमींदार है उन्हें 3 विलेजेस पे राइट दे दो। वन ऑफ दीज वाज कलिकत्ता, इट्स रिटन कलिकत्ता, ओके। अब 3 विलेजेस पे तुम्हें राइट देनी है, तो भाई तुम 3 विलेजेस पे राइट दो, तुम्हें इतना पैसा दे रहे, फिर तुम्हें काम नहीं, हम अपना आराम से करेंगे, तुम हमें जो करना हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। विच लेटर देखो जो कैलिकट्टा था ना, इसको ही लेटर में कैलकट्टा और फिर कोलकाता बोलने लगे, आज वो कोलकाता के नाम से जानते हैं हम लोग से। It also pursued the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company to right to trade duty free. See, farman is a royal edict or a royal order, ठीक है। इस रॉयल ऑर्डर में क्या था कि जो कंपनी है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। The company tried continuously to press more consensus and manipulating existing privilege. Aurangzeb's farman, for instance, had only granted the company the right to duty free. अब भाई, अब जो कंपनी थी उसे जितनी राइट्स मिले उसके लिए उतना अच्छा है, वो उतनी जल्दी इंडिया में पकड़ बना सकती थी, ये वो भी जानती थी, सिर्फ वही जानती थी इनफैक्ट, क्योंकि हम जानते तो हम उन्हें राइट नहीं देते। तो वो ट्राई कर रहे थे जितनी जल्दी भी उन्हें मौका मिले इंडिया पे, लाइक इंडिया को इंडिया की और राइट्स, मतलब उन्हें और कम पैसा देके और चीजों की प्रिविलेजेस मिले, वो इसी ट्रायल में थे। The company tried continuously to press her, but the officials of the company who were carrying on private trades on the side were expected to pay duty. देखो अब जो कंपनी ऑफिशियल्स थे जो प्राइवेट, देखो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला था, पर कई उसके लोग थे जो प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, तो उन्हें ड्यूटी की जो जस्ट सेकेंड, they had to pay the duty. Okay. This they refused to pay, causing enormous loss in revenue for Bengal. अब देखो, अब उन्हें लगा कि भाई ईस्ट कंपनी को तो नहीं पे करना पड़ेगा, हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, हम उसके ऑफिशियल ही तो है, हम क्यों पे करें। इसकी वजह से
जो बंगाल का रेवेन्यू था उसे इनॉर्मस लॉस हुआ। अब जो या फिर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल्स नहीं, जो जैसे नवाब ऑफ बंगाल जो थे मुशरत खान जो थे, या फिर जो और अलग अलग रीजनल किंगडम्स के रूलर थे, उन्हें लगा कि भाई हम लोग भी सामान खरीद रहे, ट्रेड हम लोग भी कर रहे, तो हम क्यों प्ले करें, औरंगजेब से हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आई होप यू लाइक द क्लास फॉर टुडे, so please like and subscribe my channel, help me promote it, okay, share it, and आपके लिए मैं हर सब्जेक्ट की वीडियोस डालूंगी with nice explanation so that you can score good. क्विजेस भी आपको कराऊंगी, पर उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चल लगेगा, मुझे इसके लिए लाइव क्लासेस में आना पड़ेगा। एक्सेप्ट दैट आपको क्वेश्चन आंसर के नोट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मी, और क्लास के बीच में भी मैं आपको बताती रहूंगी, मार्क कराती रहूंगी। वो अगर आप नोट डाउन कर ले, अपनी बुक में मार्क कर लो, तो उससे भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। So bye, have a nice day, tata.